नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की डोज मिक्स करने पर किए गए अध्ययन से बेहतर परिणाम सामने आए हैं। ये जानकारी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दी है। अध्ययन में कहा गया है कि एक एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म आधारित वैक्सीन के संयोजन के साथ टीकाकरण के बाद निष्क्रिय पूरे वायरस वैक्सीन न केवल सुरक्षित था बल्कि बेहतर इम्यूनोजेनिसिटी भी शामिल हुई थी। पिछले महीने डीसीजीआई के एक विशेषज्ञ पैनल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मिश्रित खुराक पर एक अध्ययन करने की सिफारिश की थी और पैनल ने भारत बायोटेक को उसकी कोवैक्सीन और प्रशिक्षण स्तर के संभावित एडेनोवायरल इंटरनेशनल टीके BV154 के परस्पर परिवर्तन पर अध्ययन करने के लिए मंजूरी देने की भी सिफारिश की थी, लेकिन हैदराबाद स्थित कंपनी को अपने अध्ययन से परस्पर परिवर्तन शब्द हटाने को कहा और मंजूरी के लिए संशोधित प्रोटोकॉल जमा कराने को भी कहा गया। और विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद वेल्लोर के सीएमसी को चौथे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी और जिसमें कोविड-19 टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिश्रण पर अध्ययन करने के लिए आना था कि क्या एक शख्स में दोनों पूर्ण टीकाकरण करने के लिए दो अलग अलग टीकों की खुराकें लगाई जा सकती है, यानी एक टीका कोवैक्सीन का लगा दिया जाए और दूसरा टीका कोविशील्ड का लगाया जाए। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच से शनिवार को करीब 16,76,000 रुपए की डकैती कर ली और बैंक में 4 बदमाश हथियार के साथ घुसे और लूट की घटना को अंजाम दिया। और ये पूरा मामला मुसरी घरारी थाने क्षेत्र के हरपुर एलोत स्थित बैंक ऑफ इंडिया का है। बदमाशों ने हथियार के बल पर कैश काउंटर और बोल्ट खुलवाकर 16,76,000 रुपए लेकर चलते बने। बदमाशों ने बैंक के अंदर लूटपाट के दौरान सभी कर्मियों को पिस्तौल के बल पर एक कमरे में बंद कर दिया था और उनके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज भी की गई। घटना को लेकर बैंक अधिकारी अभिषेक रंजन ने कहा कि दोपहर 1 बजे के आसपास 4 की संख्या में अपराधी आए थे। पिस्तौल दिखाकर चाबी ले ली, पहले काउंटर से कैश लिया और फिर बोल्ट खुलवाकर रुपए ले लिए। बैंक अधिकारी ने ही बताया कि बदमाश लगभग 16,76,000 रुपए लूट कर फरार हुए हैं। और घटना की सूचना मिलने के बाद दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार, एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालने में जुटे। घटना के बाद पुलिस ने इस लूट की वारदात के पीछे बदमाशों की धरपकड़ के लिए सीमा पर नाकेबंदी करते हुए छापेमारी शुरू कर दी है। और यहीं आपको बता दें कि समस्तीपुर में अपराधी इन दिनों बेखौफ हो गए। 2 दिनों में एक के बाद एक 3 बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी गई है। पुलिस अभी गुरुवार की रात हलई ओपी थाना क्षेत्र के जोरपुरा गांव में हुई किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या मामले और शुक्रवार की सुबह मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बथुआ बुजुर्ग के पूर्व मुखिया की हत्या मामले की जांच कर ही रही थी कि अब बैंक में हुई लूट ने पुलिस का सरदर्द बढ़ा दिया है। जालौन में देर शाम दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कालपी की यमुना नदी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर बह रही है। उफनती नदी का नज़ारा देखने के लिए 6 युवक नाव में सवार हुए और सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में डूब गए। फिलहाल एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और 2 युवकों के शव मिले हैं और 2 युवकों की तलाश जारी है। और वहीं आपको बता दें कि जालौन में नदियां उफान पर है। थोड़ी सी लापरवाही जान को खतरे में डाल सकती है। जालौन में नदियों का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिसमें
चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। घटना कालपी कोतवाली क्षेत्र के व्यास मंदिर के पास की, जहां बाढ़ का नजारा देखने के लिए उरई से 6 लड़के नाविक को प्रलोभ देकर नाव में सवार हुए और नदी के बहाव की तरफ चले गए। नदी के तेज बहाव के बीच युवकों ने सेल्फी लेना शुरू कर दी, तभी नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव नदी में असंतुलित होकर पलट गई, जिससे नाव में बैठे 6 लोग डूब गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और एनडीआरएफ की 3 टीमें और जिला प्रशासन की 2 टीमें युवकों को तलाश में जुटी गई। 2 युवकों को तो किसी तरह गोताखोर ने सुरक्षित निकाल लिया, जबकि काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम ने 2 युवकों के शव बरामद किए और वहीं 2 युवकों की तलाश अभी भी जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार से सभी साप्ताहिक फिर से खुल रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए पूरी दिल्ली के बाजारों को बंद कर दिया गया था। अब कोरोना के दैनिक मामलों में आई गिरावट को देखते हुए अनलॉक की विभिन्न प्रक्रिया के दौरान सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खोलने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सोमवार से साप्ताहिक बाजार दिल्ली में खुल रहे हैं। सरकार गरीब लोग और उनकी रोजी रोटी के लिए काफ़ी चिंतित है। हालांकि सभी का स्वास्थ्य और उनका जीवन भी महत्वपूर्ण है। मैं सभी लोगों से बाजार खोलने के बाद कोविड के नियमों का पालन करने का आग्रह करता हूं। दिल्ली में लंबे समय के बाद से साप्ताहिक बाजार खुलने वाले हैं। इससे पहले एक जोन में एक साप्ताहिक बाजार 50% वेंडर्स के साथ खोलने की अनुमति थी। दिल्ली में कोरोना के मामले में आई कमी के बाद 2 हफ्ते पहले ही मेट्रो को 100% कैपेसिटी के साथ चलने की अनुमति दी गई थी और इससे पहले मेट्रो में भी 50% कैपेसिटी के साथ चलने की इजाज़त दी थी। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया में 50% क्षमता के साथ सिनेमा थिएटर को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है और अब दिल्ली में साप्ताहिक बाजार के खोल जाने से दिल्ली की रौनक फिर अपने पुराने रंग में लौटेगी। सरकार के इस फैसले से कई छोटे व्यापारियों को काफ़ी राहत मिलेगी और वह अपनी रोजी रोटी चला सकेंगे। और वहीं दिल्ली की सड़कों की जान कहे जाने वाली डीटीसी बस भी सोमवार से फुल कैपेसिटी सीट के साथ सवारी लेकर चल सकेंगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब स्थिर है। देश में हर दिन करीब 40,000 नए मामले बढ़ रहे हैं और वहीं रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 39,070 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 491 लोगों की कोरोना के चलते मौत होगी। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 43,910 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 5,331 एक्टिव केस कम हो गए और अगस्त में ये तीसरी बार है जब कोरोना के मामले 40,000 से कम दर्ज किए गए। इससे पहले 2 अगस्त और 6 अगस्त को 40,000 से कम केस आए थे। और वहीं बात करें 1 अगस्त की तो 1 अगस्त को 40,134, 2 अगस्त को 30,549 और 3 अगस्त को 42,625 और 4 अगस्त को 42,982 और 5 अगस्त को 44,643 और वहीं 6 अगस्त को 38,628 नए मामले दर्ज किए गए थे। और महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,19,34,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,27,862 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं अच्छी बात यह है कि 3,10,99,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी भी 4 लाख से ज़्यादा है और वहीं कुल 4,06,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। कुछ साल पहले देश में नोटबंदी हुई थी। उसी समय पुराने नोटों को बदलने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। कुछ ऐसा ही नज़ारा अब कोरोना की वैक्सीन लगवाने में भी दिख रहा है। सिवान रेलवे स्टेशन पर शनिवार को वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों को 8 से 10 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग जब खड़े होकर थक गए तो उन्होंने लाइन में चप्पल को रख दिया ताकि उनका नंबर लगा रहे। वैक्सीन लगवाने के लिए सिवान रेलवे स्टेशन पर हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और लोग सुबह से ही आकर लाइन में लग जाते हैं, लेकिन तेज धूप
और प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण कोरोना गाइडलाइन की भी खूब धज्जियां उड़ रही हैं। सिवान के बड़हिया से आए राजन कुमार ने बताया कि तेज धूप होने के बाद भी 8 से 10 घंटे तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। यहाँ कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है जिससे परेशानी हो रही है, और कहा कि तेज धूप से बचने के लिए मजबूरी में लोगों ने अपने अपने चप्पल को लाइन में रख दिया और छांव में बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। भारत में अब जल्द ही हाइड्रोजन पर आधारित तकनीक से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की जा सकती है। इस तकनीक को सबसे पहले जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर ट्रैक पर चलने वाली विकसित किया जाएगा। अगर ये तकनीक भारत में सफल होती है तो दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जहां ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। एडीजी पीआरओ राजीव जैन ने कहा कि हम जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर ट्रैक पर चलने वाली डेमो ट्रेन में रेट्रोफिटिंग करेंगे। इसके लिए प्री बिड कॉन्फ्रेंस 17 अगस्त को होगी और हमें उम्मीद है कि 5 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और वहीं रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सीईओ एसके सक्सेना ने कहा कि हम डीजल जनरेटर को हटा देंगे और एक हाइड्रोजन ईंधन सेल स्थापित करेंगे। इनपुट डीजल से हाइड्रोजन ईंधन में बदल जाएगा। यह ईंधन का सबसे स्वच्छ रूप होगा। अगर हाइड्रोजन सोर्स से उत्पन्न होता है तो इसे हरित ऊर्जा कहा जाएगा। और दरअसल भारतीय रेल 89 किलोमीटर लंबे सोनीपत जिंद मार्ग पर डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट पर रेट्रोफिटिंग करके हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित तकनीक के इस्तेमाल को बोलियां मांगी हैं। भारतीय रेल ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि क्या मौजूदा डीजल से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए रेट्रोफिट किया जा सकता है। और वहीं राहुल के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अकाउंट को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। ट्विटर ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का अकाउंट को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया है। कल शाम ट्विटर ने राहुल गांधी द्वारा दिल्ली कैंट कथित रेप मर्डर मामले में बच्ची के माता पिता की साझा की गई तस्वीर को हटा दिया था और वहीं इसी मामले में उनके अकाउंट पर कार्रवाई भी की गई है। राहुल ने ट्विटर अकाउंट का अस्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने की जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अकाउंट को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर की बजाय इंस्टाग्राम के जरिए नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया को ओलंपिक मेडल की मुबारकबाद दी। राहुल के ट्वीट न करने से उनके अकाउंट सस्पेंड होने के कयास लगाए रहे थे। बाद में कांग्रेस पार्टी ने ही ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि राहुल के अकाउंट पर कार्रवाई क्यों की गई है। और वहीं कासगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम से करोड़ों रुपयों का गांजा सड़क मार्ग से ऐसे टैंक में पानी यूपी और उत्तराखंड, नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में इसे सप्लाई किया जाता था। कासगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को 1600 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार में कीमत 1.25 करोड़ रुपए। कासगंज पुलिस ने शनिवार को अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इनका नेटवर्क काफी बड़ा था और गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि बरेली में दादा ठाकुर नाम के व्यक्ति को यह सप्लाई देनी थी। कासगंज जनपद की सहावर थाना पुलिस और एसओजी ने आयसर कैंट छिपाकर तस्करी करने वाले 3 आरोपियों के पास से 1.25 करोड़ रुपए की कीमत के 1600 किलो गांजे सहित 3 गांजा तस्कर देवत, कमल और विष्णु को सहावर के चांदी तेरे से गिरफ्तार किया है। और इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बाकायदा मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाया था और दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम से तस्करी कर लेकर उत्तर प्रदेश, नैनीताल, उत्तराखंड में ये लोग गांजा
देने का सप्लाई करते थे। नैनीताल और उत्तराखंड में पर्यटन हब होने की वजह से गांजा की मांग ज़्यादा रहती थी और वहां इसकी कीमत अच्छी खासी मिलती थी। कासगंज के एसपी रोहन पी ने बताया कि ये लोग तस्करी के दौरान कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे, जिससे इनके रैकेट को कोई ट्रेस नहीं कर सका और पुलिस ने इन तीनों तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और वहीं एसपी कासगंज ने बताया कि इस गांजा तस्करी के रैकेट में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। वो चाहे किसी भी राज्य में हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और सियासी बिसातें बिछना अभी से शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा और बीजेपी सभी की नाक दांव पर है। जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति से बाहर कदम रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सत्ता में दोबारा वापसी करना चाहती है और प्रियंका गांधी का सहारा लेकर कांग्रेस अपना सालों का वनवास भी खत्म करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी को 2024 में सत्ता में वापस आना है और राजनीति के गलियारों में कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी के से होता हुआ जाता है। ऐसे में अपने हाथों से बीजेपी सत्ता को फिसलते देखना नहीं चाहेगी। और वहीं यूपी के दिल में क्या है और यूपी का समीकरण, राजनीति समीकरण क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सियासी मात देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपना गणित लगाना शुरू कर दिया है। अब तक ये समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस और मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर बीजेपी का विजय रथ रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन सपा ने कांग्रेस और बीएसपी को तगड़ा झटका दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में बसपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। सपा सिर्फ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने कहा है कि बीएसपी और कांग्रेस से सपा का गठबंधन नहीं होगा। सपा लगभग 5 से 6 छोटे दलों से गठबंधन कर यूपी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस रणभूमि में उतर गई है। तीनों ही दलों की नजरें एक दूसरे के वोट बैंक पर हैं। इन दिनों मायावती लगातार ट्वीट के जरिए सपा पर निशाना साध रही हैं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी सपा को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन तीनों विपक्षी पार्टियों का यूपी चुनाव में एक साथ आना लगभग नामुमकिन है। इन पार्टियों ने छोटी पार्टियों के साथ अपना समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। फिलहाल सपा का आरएलडी, महान दल और जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। कहा जा रहा है कि सपा छोटे दलों के लिए 35 से 40 सीटें छोड़ सकती है। बाकी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू भले ही मिलकर सरकार चला रहे हों, लेकिन दोनों दलों के बीच शह मात का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत आधार पर जनगणना और पेगासस जासूसी मामले की जांच कराने की मांग उठाई है। नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं जो बीजेपी और मोदी सरकार की असहज करते हैं। सीएम नीतीश कुमार की दोनों ही डिमांड से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वे एनडीए के सहयोगी दल के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पेगासस मामले में जांच और जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। वहीं जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मटेरियल हैं। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना की मांग पर नीतीश और तेजस्वी यादव एक मत हैं और दोनों ही नेताओं के बीच हाल ही में मुलाकात हुई। नीतीश कुमार के बदले सुर को लेकर बीजेपी भले ही आंख दिखा रही है, लेकिन फिलहाल ये तनातनी महज तनातनी तक ही सीमित रहने वाली नहीं है और इसे किसी राजनीतिक बदलाव की वजह बनते ही देखा जा रहा है। इसके कारण भी हैं और वो बिहार में नहीं बल्कि यूपी की राजनीति से जुड़े हैं, जहां 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हैं। तो वहीं यूपी में नीतीश के कुर्मी समुदाय की काफी आबादी है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है।
उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो इस राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। यूपी में सर्वण जातियां 19% हैं, जिसमें ब्राह्मण करीब 10%, 6% राजपूत और बाकी वैश्य, भूमियार और कायस्थ हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या 39% है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी, कुशवाहा, सैतवार 12%, जाट 3%, मल्लाह 5%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़े जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 25% है और मुस्लिम आबादी 18% है। कुर्मी, कुशवाहा, सैतवार मिलकर 12% वोट हैं, जिस पर बीजेपी अपनी पैनी निगाह रखी हुई है। पूर्वांचल और अवध के बेल्ट में करीब 32 विधानसभा सीटें और 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी, पटेल, वर्मा और कटियार मतदाता चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पूर्वांचल के कम से कम 16 जिलों में कहीं 8 तो कहीं 12% तक कुर्मी वोटर राजनीतिक समीकरण बदलने की हैसियत रखते हैं। यूपी में रामस्वरूप वर्मा और सोनेलाल पटेल के बाद और इनके नहीं रहने पर देश में कुर्मी के बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार ही हैं। जाहिर है कि बिहार के साथ साथ यूपी चुनावों में भी बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो नीतीश को नाराज ना होने दे। नीतीश भी शायद इसे समझ रहे हैं और जानकर मानते हैं कि उनके तेवरों के पीछे भी यही कारण है। उत्तर प्रदेश में 2022 में 75 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी विषाद की राजनीति और प्लानिंग पर मंथन का दौर तेज कर दिया है। 2022 का चुनाव योगी के लिए अग्नि परीक्षा होने जा रही है। संघ से लेकर बीजेपी के तमाम संगठन राज्यों में एक्टिव हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को लखनऊ में अपने संबोधन में सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी, तो विपक्ष प्लानिंग में जुटा हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा भी रणनीति बना रही है। अब देखना ये होगा कि सीएम योगी 2022 में विपक्ष को धराशायी पाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।